वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जून 2025 का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हम सिंपली सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सॉल्यूशन के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम तरीके का क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट एग्जाम में भी दे सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो भी हम यहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज का ये जो क्लास है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए है। आप सोशियोलॉजी एमसीक्यू बेस्ड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये क्लास हेल्प करने वाली है। खास करके यूजीसी नेट, सेट, गेट, पीजीटी सोशियोलॉजी, ये सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। तो क्लास को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करूंगा उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप एमसीक्यू का सोल्यूशन करोगे तो आपने आसपास एक पेन पेपर रख लेना। यहाँ पर बहुत सारे चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी होगी, तो नोट डाउन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप एक दो दिन के बाद ये चीजों को भूल जाओगे। तो जो भी चीजें आपको पता नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पहली बार मिल रही है, उनको नोट डाउन करना जरूरी है। अब जो भी स्टूडेंट्स पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं उनको पता नहीं है कि एग्जाम किस तरीके का होता है, क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो थोड़ा ब्रीफली मैं इसके बारे में बात करता हूं। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आजकल नॉर्मली ऑनलाइन मोड पे ही कंडक्ट की जाती है। एक आध बार ऑफलाइन मोड में प्रयास किया गया था, लेकिन वो अब नहीं चलता है। ऑनलाइन मोड में ही ज्यादातर टाइम एग्जाम होता है। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सारे एमसीक्यू टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे जनरल नॉलेज पार्ट यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ये सारे चीज़ों को मिलाकर। और पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है सोशियोलॉजी से, हमें 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और पर क्वेश्चन के लिए हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हमें ये 100 क्वेश्चंस के लिए सोशियोलॉजी में हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या चीजें इस तरीके का क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें हमें पूछी जा सकती है, वो भी हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर रेसेस मेलिनोस्की लिस्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज बेसिक नीड्स। अब यहाँ पर सिंपली मेलिनोस्की का बेसिक नीड के थ्योरी के बारे में पूछा गया है। बेसिक नीड थ्योरी में ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने कौन से नीड्स के बारे में बात की है। अब यहाँ पर जब हम ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की की बात करते हैं, वो एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो एक एथनोग्राफर थे जो अलग अलग जगहों पर फील्ड वर्क क्या करते थे। उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है 3 टाइप्स ऑफ नीड्स की। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ नीड्स की बात की थी, बेसिक, डिराइव्ड एंड इंटीग्रेटिव नीड्स। अब बेसिक नीड में हमें 7 कैटेगरीज प्रोवाइड किया गया है, यानी कि मेलिनोस्की 7 हिस्सों में बेसिक नीड्स को डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, बॉडीली कंफर्ट, सेफ्टी, मूवमेंट, ग्रोथ, हेल्थ। और ये चीज को, ये सारे बेसिक नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम याद रखने के लिए हमने मेरे बॉडी से मूव एंड गो हेल्थ, ये जो निमोनिक है ये बनाया था। आप अगर डिटेल क्लास देखोगे तो वहां पर मैंने सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है। तो यहाँ पर ये 7 बेसिक नीड्स के बारे में उन्होंने बात की थी। अब हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे में से कौन से ऑप्शंस है जो हमें बेसिक नीड्स में देखने को मिलते हैं, जो मेलिनोस्की ने बात की थी। मेलिनोस्की ने मेटाबॉलिज्म की बात की है, फिर बॉडीली कंफर्ट की बात की है और मूवमेंट की बात वो करते हैं। हाइजीन और शेल्टर के बारे में वो बात नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ABD। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस वजह से जब भी आप एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, सिंपली सिर्फ आंसर मत देखिएगा, आंसर के साथ साथ ये किस वजह से वो आंसर दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन भी जानना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर क्वेश्चन का आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लेनेशन देकर आंसर को समझने की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Some of the selected research works
of A.R. Desai is presented below. Arrange them in a chronological sequence from prior to later. अब यहाँ पर हमें A.R. देसाई के बारे में बात की गई है, रिसर्च वर्क, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखी थी, रिसर्च करके उन्होंने बुक्स लिखी थी। उन बुक्स के क्रोनोलॉजिकली हमें पूछा गया है कौन सा पहले आया था और कौन सा बाद में। तो पहले हम A.R. देसाई के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पर A.R. देसाई का कुछ बुक्स का लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया है। ये ऑलरेडी क्लास, अगर आप देखोगे क्लास में सारे चीज़ें प्रोवाइडेड है। अब जब भी आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, बहुत सारे थिंकर्स है, खास करके 26 थिंकर्स है और कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स होते हैं। उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट बुक्स का जो लिस्ट है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट बुक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछी जाती है। आप आगे क्लास में देखोगे कि कितने सारे कॉन्सेप्ट और बुक्स पूछी गई है। तो जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट को ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। इसको एक अलग जगह पर नोट डाउन करके इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें याद नहीं रहती है। आप जितने ज़्यादा बार इसको रिपीट करोगे, बार बार देखोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ पर A.R. देसाई के बारे में पूछा गया है। तो A.R. देसाई का जो बुक है, यहाँ पर जो पूछा गया है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ए प्रोफाइल ऑफ एन इंडियन इस्लाम, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये 4 बुक्स के बारे में पूछा गया है। तो अब हम थोड़ा क्रोनोलॉजी को देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन में इस तरीके का कोई चीज़ बताई नहीं गई है। यानी कि मैं अगर इन जनरल बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, लेकिन यूजीसी नेट ने अपने फाइनल आंसर की में जो करेक्ट आंसर प्रोवाइड किया था वो है ऑप्शन नंबर 2, ADCB। तो यहाँ पर उन्होंने पहले रखा था रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया को, फिर आया है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फिर आता है ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन इस्लाम्स, नेक्स्ट है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। लेकिन आप अगर अलग अलग जगहों पर देखोगे, उनके बुक्स का लिस्ट देखोगे, तो इस तरीके का कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें नहीं मिलता है। खास करके सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये उन्होंने सबसे पहले लिखा था। तो इस वजह से ये जो क्रोनोलॉजी दी गई है यूजीसी नेट के तरफ से, ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इनके मान के चले तो हमारी ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन में गलती की थी, लेकिन हम सारे गलत चीज़ें नहीं सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे ये जो गलत चीज़ें हैं, गलत को साइड में रखते हुए जो भी हमारे लिए एक्यूरेट नॉलेज है उनको ही, उनके ऊपर ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में गलत क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपको सही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके एक्यूरेट नॉलेज लेकर आगे बढ़िए। ये जो कुछ गलत या फिर मिस इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन हुए हैं, इनको थोड़ा इग्नोर करके ही आगे बढ़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, What is the term which defines the idea that people will want to engage with people who like similar things as they do? यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है कि जब कुछ लोग एक जैसे सिमिलर चीज़ें करते हैं, सिमिलर जैसे कामों में एंगेज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है होमोफिली। होमोफिली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर जो लोग होते हैं वो सेम सिमिलर चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं और एक जैसा काम करना पसंद करते हैं। अब इस होमोफिली जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पहली बार मिल रहा है, तो इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से देखते हैं। होमोफिली जो वर्ड है ये 2 वर्ड से बना है, एक है होमो, दूसरा है फिलिया। होमो का मतलब है सेम और फिलिया का मतलब है लव। यानी कि जब लोग सेम चीज़ों को पसंद करते हैं, यानी कि लव ऑफ द सेम है, तब इसको हम होमोफिली कहते हैं। होमोफिली में नॉर्मली 2 तरीके का होमोफिली होता है, एक है स्टेटस होमोफिली और दूसरा है वैल्यू होमोफिली। स्टेटस होमोफिली यानी कि हमारा जब स्टेटस एक जैसा होता है, हमें जो सिमिलरिटीज देखने को मिलती है जब हम एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको स्टेटस होमोफिली कहा जाता है। और जब हमारा वैल्यूज के ऊपर बेस्ड करके, जैसे बिलीव पैटर्न हो सकता है, एटीट्यूड्स हो सकता है, इनके ऊपर बेस करके जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के जैसा जब बिहेव करते हैं, उसको कहा जाता है वैल्यू होमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
मैच द कॉन्सेप्ट गिवन इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स दी गई है और एक साइड में कुछ थिंकर का नाम दिया गया है। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, ये नॉर्मली हमारे लिए इजी होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमें ज्यादातर टाइम पता होता है। अब ये जो क्वेश्चन है जब भी आप सॉल्व करोगे नोटबुक में जरूर लिख लेना। अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट, कोई भी नया बुक का नाम अगर मिलता है आपको, वो जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी दी गई है ये सारे कॉमन कॉन्सेप्ट्स ही है। पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर। डायड एंड ट्रायड के बारे में बात करते हैं जॉर्ज जिमल। लॉजिको एक्सपीरियंशियल सोशियोलॉजी की बात करते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जीएच मीट। तो यहाँ पर हमें सिंपली सारे चीजें देखने को मिल रही है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए हमारा हो गया है 3, बी है हमारा 4, फिर सी है हमारा 3 और सॉरी यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, A3, B4, C2 एंड D1। तो यहां पर ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजी है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप आंसर करोगे तो ध्यान में रखिएगा कौन सी चीज के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एल्फ्रेड शूट्स कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजिकल थ्योराइजिंग रिसाइड्स इन हिज एबिलिटी टू ब्लेंड। अब एल्फ्रेड शूट्स का जो थ्योरी है वो थ्योरी में उन्होंने कौन सी चीज को मिक्स किया है, कौन से अलग अलग थिंकर के थ्योरीज को उन्होंने मिक्स किया है। हम सभी जानते हैं कि एल्फ्रेड शूट्स फेनोमेनोलॉजिस्ट है एक। उन्होंने हुसर्ल का जो थ्योरी है, एडमंड हुसर्ल का जो थ्योरी है फेनोमेनोलॉजी, इसको उन्होंने यूज किया था। साथ ही साथ मैक्स वेबर का जो एक्शन थ्योरी है, बार्स्टियन का कॉन्सेप्ट है, इसको उन्होंने अपने थ्योरीज में यूज किया था। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हुसर्ल फेनोमेनोलॉजी विथ वेबर्स एक्शन थ्योरी। उन्होंने ये दोनों एडमंड हुसर्ल और मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट को एक करके उन्होंने अपना थ्योरी में दिया था। तो यहां पर एल्फ्रेड शूट्स ने हुसर्ल और वेबर का कॉन्सेप्ट को दिया था। अगर आपको डिटेल थोड़ा देखना है तो आप यहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए वास्ट अर्बन रीजन कॉन्टेनिंग नंबर ऑफ सिटीज एंड देयर सराउंडिंग सबर्ब्स इज बेस्ट डिफाइन एज। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देके आप समझिएगा। एक ऐसे अर्बन रीजन की बात की जा रही है जो बड़ा है, जहां पर बहुत सारे सिटीज जिसके अंदर बसते हैं और उस सिटीज के इर्द गिर्द कुछ सब अर्ब भी है, यानी कि कुछ सब अर्बन एरियाज भी होते हैं। तो इस सारे चीजों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? तो ये सारे चीजों को मिलाकर एक साथ कहा जाता है मेगापोलिस। मेगापोलिस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे सिटीज होती है और उनके सबआर्ब्स को भी एक साथ मिलाकर मेगापोलिस बोला जाता है। अब इसके अलावा भी बाकी जो ऑप्शंस है इनको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए समझना होगा। मेगापोलिस जो टर्म है इसको पहली बार दिया था जीन गॉटमैन ने। उन्होंने इस मेगापोलिस को डिस्क्राइब किया था कि जहां पर मल्टीपल सिटीज और उनके सबअर्बन एरियाज अगर एक साथ एक रेंज में आता है उसको मेगापोलिस कहा जाता है। फिर मेगा रीजियन एक ब्रॉडर टर्म है जहां पर जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे सिटीज को इंटरकनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो अलग अलग सिटीज है वो जब एक साथ आएंगे उनके बीच में जो लिंक है वो अगर हम जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस करके देखेंगे उसको कहा जाएगा मेगा रीजियन। फिर आता है अर्बन कॉरिडोर। अर्बन कॉरिडोर लगभग मेगापोलिस जैसा ही एक टर्म है, लेकिन यहां पर अर्बन कॉरिडोर में जो ट्रांसपोर्टेशन राउट है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां पर जियोग्राफिकल अलाइनमेंट किस तरीके से हो रहा है इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कौन सी जगह से कौन सी जगह पर लोग मूव कर रहे हैं इसको अर्बन कॉरिडोर कहा जाता है। और जो मेगा सिटी है, मेगा सिटी जहां पर 10 मिलियन प्लस पीपल होंगे उसको हम नॉर्मली मेगा सिटी कहते हैं। अब सिटीज के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना होगा।
इंडियन सेंसस में सिटीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उस सिटीज के टाइप को भी आपको पढ़ना होगा। उस सिटीज के टाइप से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पूछे जाएंगे। तो आप सेंसस के अकॉर्डिंग सिटीज को किस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर भी दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक साइड में है थिंकर का नाम, थ्योरिस्ट का नाम, और दूसरे साइड में है उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी है। अब एक एक करके इनको हम मैच करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं भी हो सकता है, तो जो भी हमारे लिए एक्यूरेट है उसको हम पहले मैच करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे लिए सिंपल बनता है वो सारे ऑप्शंस को हम पहले मैच करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे। यहां पर सबसे सिंपल जो चीज है वो है एंथनी गिडेंस का थ्योरी। एंथनी गिडेंस ने द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी की बात की थी। और यहां पर जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने द लिटिल कम्युनिटीज की बात की थी। अब हम ऑप्शंस में थोड़ा देखते हैं। जो हमारा बी है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, और जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। अब बाकी चीजों को हम थोड़ा मैच कर लेते हैं। यहां पर जो जिगमेंट बोमेन है, जिगमेंट बोमेन बेसिकली कल्चर एज प्रेक्सिस के बारे में बात करते हैं, यानी कि उन्होंने कल्चर के बारे में बात की थी और कल्चर एज प्रेक्सिस का कॉन्सेप्ट दिया था। और जो रॉबर्ट निस्बेट है उन्होंने द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन की बात की थी। अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपने पहली बार कोई कॉन्सेप्ट को यहां पर देखा है उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड ऑफ विथ एथनोमेथोडोलॉजी। नीचे में से कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा एथनोमेथोडोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है। यहां पर एथनोमेथोडोलॉजी कि अगर हम बात करें एथनोमेथोडोलॉजी में इंडेक्सिकलिटी के बारे में बात की जाती है, रिफ्लेक्सिव एक्शंस भी हम देखते हैं और कुछ हद तक रेसिप्रोसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव भी देखी जाती है। लेकिन यहां पर एटीट्यूड, बायस एटीट्यूड के बारे में हमने कभी भी एथनोमेथोडोलॉजी में पढ़ा नहीं है। तो बायस एटीट्यूड हमारा एथनोमेथोडोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायस एटीट्यूड, क्योंकि हमें पूछा गया है कि कौन सा चीज नॉट एसोसिएटेड है एथनोमेथोडोलॉजी के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, बायस एटीट्यूड। अब यहां पर जब हम एथनोमेथोडोलॉजी की बात करते हैं, हारोल्ड गैरफिंकल को एथनोमेथोडोलॉजी को फादर कहा जाता है। उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी के ऊपर काम किया था। रिफ्लेक्सिविटी, अकाउंटिंग, इंडेक्सिकलिटी, ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। और ये जो थ्योरीज है, आप अगर अच्छी तरीके से हर थिंकर को कवर करते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर करने में आसानी होगी। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे चीज़ें फ्री में ही कवर करके रखी है। सारे थिंकर्स का क्लास आपको देखने को मिलेगा। सारे जो प्लेलिस्ट है अलग अलग यूनिट्स का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा मेरा प्लेलिस्ट चैनल चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएगी। तो हारोल्ड गारफिंकल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी याद रखिएगा। हर थिंकर का कॉन्सेप्ट्स और बुक का लिस्ट जरूर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू हुम डज कैपिटलिज्म नॉट ओनली exact physical labor but also emotional labor, especially so in the context of the hospitality sector। अब यहां पर एक अलग तरीके का कैपिटलिज्म की बात की जा रही है। यहां पर फिजिकल लेबर, कैपिटलिज्म सिर्फ हमारा फिजिकल लेबर नहीं है, यहां पर इमोशनल लेबर होता है हमारा कैपिटलिज्म। अब इमोशनल लेबर जो टर्म है ये हमारा इस क्वेश्चन में की वर्ड है, यानी कि इमोशनल लेबर के बारे में कौन से थिंकर ने यहां पर बात की थी। तो इमोशनल लेबर के बारे में बात करते हैं आर्ली हॉकचाइल्ड। अब यहां पर एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिससे हमें क्वेश्चन पूछी जाती है। तो उस कीवर्ड को निकालना है, उस एग्जैक्ट टर्म को निकालना है और उस
टर्म के बारे में कौन से थिंकर ने बात की थी, ये आपको समझना है। तो आपका आंसर जो है वो आसानी से निकल के आएगा। लेकिन अगर आप हर लाइन को पकड़ के बैठ जाओगे तो आपको याद रखने में बहुत दिन लग जाएंगे। तो आप जितना ज्यादा हो सके की टर्म, की वर्ड्स को निकाल के ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इमोशनल लेबर के बारे में बात की थी आर्ली हॉकचाइल्ड ने, तो आर्ली हॉकचाइल्ड यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आर्ली हॉकचाइल्ड ने इमोशनल लेबर के बारे में बात की थी। उन्होंने अपना बुक द मैनेज हार्ट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग में किस तरीके से कैपिटलिज्म में इमोशनल लेबर को यूज किया जाता है, अलग अलग हॉस्पिटलिटी, एयरलाइंस, कस्टमर सर्विस, ये सारे जगहों पर किस तरीके से इमोशनल लेबर, खास करके फीमेल्स को वर्कर की तरह किस तरीके से जॉब दिया जाता है, उनके इमोशंस को किस तरीके से लेबर के फॉर्म में यूज किया जाता है, ये इसके बारे में उन्होंने बात की थी। इसके अलावा बाकी के जो थिंकर है, जूडिथ बटलर ने परफॉर्मेटिविटी के बारे में बात की थी। फिर बेटी फ्रीडेन जो है वो अपना बुक द फेमिनिस्ट मिस्टिक के लिए ज्यादा पॉपुलर है। वहां पर उन्होंने लोगों का जो डोमेस्टिक रोल है, किस तरीके का डोमेस्टिक रोल फीमेल्स को अपनानी पड़ती है, उसके ऊपर फोकस किया था। और अन ओकले ने जेंडर रोल्स एंड हाउस वर्क के बारे में ज्यादातर बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following sociologist develop his theory on the idea of network and flows? नेटवर्क एंड फ्लोज के बारे में कौन से थिंकर ने बात की थी? एकदम डायरेक्ट सवाल है, एकदम आसान सा। मैनुएल कसल ने नेटवर्क्स एंड फ्लोज के बारे में बात की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, मैनुएल कसल। यहां पर मैनुएल कसल ने नेटवर्क सोसाइटी के बारे में बात की है, स्पेस ऑफ फ्लोज के बारे में बात की है, जहां पर उन्होंने नेटवर्क और फ्लोज किस तरीके से इंटर रिलेटेड है इसके बारे में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू कॉल ए वर्कर हुज जॉब इन्वॉल्व्स एनकरेजिंग अदर्स टू कंज्यूम गुड्स, सर्विसेज एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स? अब यहां पर एक ऐसी जॉब के बारे में बात की जा रही है। कौन सा ऐसा जॉब है, उस जॉब को हम क्या कहते हैं जहां पर लोगों को गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए मजबूर की जाती है और कल्चरल प्रोडक्ट, कल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचने में एनकरेज किया जाता है या फिर लोगों को कंज्यूम करने के लिए एनकरेज किया जाता है। अब यहां पर जो ऑप्शंस है, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, कल्चरल इंटरमीडियरी। जो भी लोग इस तरीके का वर्क में एंगेज्ड होते हैं उनको हम कल्चरल इंटरमीडियरी कहते हैं। अब ये कल्चरल इंटरमीडियरी कौन होते हैं? ये वो सारे लोग होते हैं जो बेसिकली मार्केट को प्रमोट करते हैं, या फिर जो लोग बेसिकली एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस तरीके का काम करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। यहाँ पर हमारा कल्चर का जो व्यू पॉइंट है इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर एक कंज्यूमर कल्चर क्रिएट किया जाता है। अब इस ऑप्शन में हम एक दूसरा टर्म देखते हैं जिसका नाम है गिग वर्कर। गिग वर्कर टर्म से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। गिग वर्कर वो सारे लोग होते हैं जो टेम्पोररी बेसिस पर काम करते हैं। कोई भी कंपनी में वो लोग काम कर रहे हो, वो लोग फिक्स्ड एम्प्लॉय नहीं होते हैं और ये लोग जो है एक साथ बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज में भी काम कर सकते हैं टेम्पोररी बेसिस पे। तो इस तरीके का वर्कर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें इस तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स देखने को मिलते हैं जो एक ही कंपनी के नहीं, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग टाइम पीरियड पर काम करते हैं, टेम्पोररी बेसिस पे काम करते हैं। जो भी वर्कर्स टेम्पोररी बेसिस पे काम करते हैं उनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय whom amongst the following? अब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म टर्म किसने पहली बार दिया था? अब यहां पर एक चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर में। यहां पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड को फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहा जाता है, लेकिन ये जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म टर्म, इस टर्म को पहली बार दिया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, हर्बर्ट ब्लूमर।
यहाँ पर आप देख सकते हो को जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है इसका फादर एंड फाउंडर कहा जाता है जीएच मीट को, लेकिन जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म टर्म है इसको पहली बार कॉइन किया था हर्बर्ट ब्लूमर ने। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखोगे ज्यादातर टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा है। अगर आपने क्लासेस सही ढंग से देखी है तो आपको ये सारी चीजें मालूम होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द फाइंडिंग दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन can destroy ozone molecules and may threaten to Earth's protective ozone layer was published by। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में इसका जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज है इसके बारे में कौन पहली बार पब्लिश करते हैं यानी कि लिखते हैं। यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में, वो ओजोन लेयर को किस तरीके से खत्म कर रहा है इसके बारे में पहली बार लिखा था शेरवुड रोलैंड एंड मारियो मोलिनो ने। ये दोनों ने, रोलैंड और मोलिनो ने मिलकर ये बुक को लिखा था। तो ये नाम भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एनवायरनमेंट जो टॉपिक है एनवायरनमेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग और भी अगर आप लोग इंफॉर्मेशन देखोगे, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देखना आपके लिए यहाँ पर भी जरूरी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पहली बार रोलैंड और मोलिनो ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म मार्क्सोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। मार्क्सोलॉजी टर्म को पहली बार किसने दिया था? मार्क्सोलॉजी टर्म को पहली बार देते हैं डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी मार्क्सोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग आर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अरेंज देम सिक्वेंशियली फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। अब यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स दिए गए हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जो भी दी गई है, जो भी हमें इवेंट दी गई है, इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है क्योंकि लगभग हर साल ये सारे टॉपिक्स को घुमा फिरा के हमें पूछा जाता है। पिछले बार जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टेरिफ्स के बारे में पूछा गया था, यानी कि जनवरी 2025 का जो एग्जाम हुआ था वहां पर इसके बारे में पूछा गया है। और जून में ये जो टॉपिक है इससे एकदम टोटली डिटेल में पूछ लिया गया है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कौन से ईयर में हुआ था, इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होगा। अब यहां पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3। तो इसको हम थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं। पहला होगा हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फिर आएगा हमारा नेशनल इमरजेंसी और आखिर में आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ईयर वाइज देखते हैं। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये लाया गया था 1952 में। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से की जाएगी, पहले रूरल डेवलपमेंट की स्कीम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966 के इर्द गिर्द स्टार्ट होता है, जो बेसिकली HYV सीड्स के बारे में बात करता है। नए तरीके का इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जाता है। फिर 1969 में होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जहां पर पहली बार 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर में। फिर 1975 में आता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 1975 में आता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में क्रिएट होती है, तो इस टाइम पीरियड को भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टेरिफ्स। अब इस ऑप्शन के लेकर आप में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ्स, इसको पहली बार इंडिया में साइन किया गया था 1948 में, लेकिन ये उस वक्त इतना ज्यादा इम्पैक्ट में नहीं आया था। ये लगभग 1991 के बाद हम देखते हैं ये इंडिया में इंपैक्ट में आता है। तो इस वजह से जहां पर हमने क्रोनोलॉजी को सॉल्व किया था वहां पर हमने इसको आखिर में रखा था। लेकिन हम अगर ओरिजिनली बात करें तो 1948 में इसको साइन किया गया था, लेकिन ये इफेक्ट में आते आते बहुत बाद में ये इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई 3 बेसिक सोर्सेस ऑफ पावर विद इन एनी पॉलिटिकल सिस्टम। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में कौन से वो पावर है
कौन से वो चीज़ें हैं जो सोर्सेस है जो हमारे पावर के रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक सोर्सेस ऑफ पावर की बात की गई है। अब यहाँ पर इनमें से 5 में से हमारा 3 ऑप्शंस करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज क्या हमारे पावर के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं है। प्रेस्टीज हमारे पावर के साथ कुछ लेन देन नहीं है। यहाँ पर आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, क्या ये आपका पावर को डिसाइड करता है? ये भी आपका पावर को डिसाइड नहीं करता है कि आपके पास कितना पावर है। तो यहाँ पर जो फोर्स है कि आपके पास क्या फोर्स है, आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, और आपके पास कितना ऑथोरिटी है, ये चीजें डिसाइड करती है कि आपका पावर क्या है। तो बेसिक सोर्सेस ऑफ पावर जो है वो है हमारा फोर्स, इन्फ्लुएंस एंड ऑथोरिटी। ये थोड़ा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस था, इसको अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो ये आसानी से आप आंसर कर सकते हो। इस तरीके का बहुत सारे कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, CDE ओनली। Next question number 17. Women in development is associated with which of the following theoretical approach? नीचे में से कौन सा theoretical approach के साथ women in development related है? women in development जो directly related है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के साथ। अब यहां पर हम इस चीज को थोड़ा समझते हैं। वुमेन इन डेवलपमेंट लगभग 1970s के आसपास ये इसका स्टार्टिंग होता है, इस थॉट प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है। यहाँ पर वुमेन इन डेवलपमेंट में जो हमारा एग्जिस्टिंग सोसाइटी है इसको सही माना गया था, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें माना गया है वो है वुमेन को हमारी सारी चीज़ों में ऐड करना। जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को इसमें इंक्लूड करने की बात की गई थी। यानी कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर सही है लेकिन वुमेन को सारी चीज़ों में ऐड करने के ऊपर जोर दिया गया था। यह है हमारा वुमेन इन डेवलपमेंट। अब वुमेन इन डेवलपमेंट हम अगर लिंक करने की कोशिश करें तो लिबरल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के साथ रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं इनको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क लगा के रख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी गई है इनको आपको हर एक को अच्छी तरीके से समझना होगा और इनका जो ईयर है ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर बहुत जो भी टॉपिक दी गई है सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम पहले क्रोनोलॉजी को सेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट आएगा राइट टू एजुकेशन, फिर आता है हमारा बाइफोर्केशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और आखिर में 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। अब ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब इनके थोड़ा जो ईयर है या फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हम थोड़ा देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये 1992 में लाया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये चीज को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अप्लाई किया गया था। फिर आता है हमारा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको इंक्लूड किया गया था, जहां पर 6 से 14 ईयर का जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो राइट टू एजुकेशन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। फिर आता है हमारा बाइफोर्केशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको इंक्लूड किया गया था 2003
3 में। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन की बात की गई थी। तो दो सेपरेट बॉडीज है, एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। दो अलग अलग सेपरेट बॉडीज की बात की थी, अलग अलग कम्युनिटीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल ट्राइब्स के अलग। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया था। फिर आता है हमारा बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। यहां पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। और फिर आखिर में आता है 2019 में 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पर अमेंडमेंट लाई गई थी, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पर 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये जो पांचों पॉइंट है इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which type of research studies the socio-economic characteristics of residents of a community? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन से टाइप ऑफ रिसर्च में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारा कोरिलेशनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारा आता ही नहीं है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है कि सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें स्टडी करना है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर यानी कि नए चीज़ को समझना। लेकिन जब हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं उसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने की बात की गई है, तो हम ऑप्शन 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पर यूज़ करेंगे। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन 19th सेंचुरी बॉम्बे। यहां पर कुछ 19th सेंचुरी बॉम्बे के एलिट इंग्लिश सोशल सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए हमें बोला गया है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये अमूमन हम पढ़ते नहीं हैं, तो इसके लिए हम पहले से इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ टॉप टाइप के क्वेश्चन हैं, इस बार पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और इनके जो ईआर है ईआर वाइज याद रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है इतने ज़्यादा रिपीटेडली पूछे नहीं जाते हैं। आप अगर 100 क्वेश्चंस का सोल्यूशन करोगे एग्जाम में तो 10 आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आपके सिलेबस के आसपास ही नहीं होता है या फिर बहुत दूर दूर के चीज़ों को पूछ लिया गया है। तो ये भी टॉपिक उन्हीं में से एक टॉपिक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। पहले आएगा डी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, फिर आता है सी बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, फिर आएगा जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और आखिर में आएगा एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है ये 1804 में एस्टैब्लिश की गई है, फिर बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1828 में, जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1832 में और आखिर में एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1886 में क्रिएट की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, who defined religion as a unified system of beliefs and practices relative to sacred thing। ये एकदम सिंपल बेसिक सा सवाल है। ये रिलीजियन का डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को दिया था इमाइल डुर्खेम ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 इमाइल डुर्खेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is not a type of triangulation in social research। अब ये एक बहुत बेहतर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशन के बारे में पूछा गया है कि नीचे में से कौन सा हमारा ट्रायंगुलेशन का टाइप नहीं है। अब ट्रायंगुलेशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डाटा ट्रायंगुलेशन हमारा होता है, फिर इन्वेस्टिगेटेड ट्रायंगुलेशन भी एक ट्रायंगुलेशन का टाइप है जो हम सोशल साइंस रिसर्च में यूज करते हैं, और मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन भी हम देखते हैं। लेकिन ये जो सैम्पलिंग ट्रायंगुलेशन है इस तरीके का कोई ट्रायंगुलेशन नहीं है। तो हमें नॉट पूछा गया है, यानी कि नीचे में से कौन सा हमारा ट्रायंगुलेशन का टाइप नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 सैम्पलिंग ट्रायंगुलेशन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये टाइप्स हमें कौन से थिंकर ने बताई है, ये भी हमें याद रखना होगा।
तो ट्रायंगुलेशन बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम डिफरेंट तरीके का मेथड्स, डाटा सोर्सेस, इन्वेस्टिगेटर्स या फिर थ्योरीज को एक करके हम किसी भी स्टडी को करते हैं। कोई भी घटना को हम बहुत सारे चीज़ों को मिक्स करके स्टडी करते हैं। इसके वजह से हमारा वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारे चीज़ें बढ़ जाता है। अब इस ट्रायंगुलेशन के बारे में डेंजिन ने 1978 में अलग अलग टाइप्स की बात की थी। उन्होंने ट्रायंगुलेशन के ऊपर डिटेल स्टडी किया था और 4 तरीके का ट्रायंगुलेशन की बारे में उन्होंने बात की थी। पहला है डाटा ट्रायंगुलेशन, फिर आता है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, नेक्स्ट है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन और थ्योरी ट्रायंगुलेशन। ये 4 तरीके का ट्रायंगुलेशन का नाम आप लोग जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी ये आपको पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है। तो 4 तरीके का ट्रायंगुलेशन होता है: डाटा ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन एंड थ्योरी ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक साइड में है हमारा कुछ थिंकर्स का नाम और दूसरे साइड में है कुछ मूवमेंट्स का नाम। अब यहां पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कौन से थिंकर ने कौन से मूवमेंट के बारे में स्टडी की थी। अब यहां पर कौन से थिंकर ने कौन से मूवमेंट के बारे में स्टडी की थी, ये हमसे पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसका जो जवाब है ये भी इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसको भी मैं जो गलत क्वेश्चंस है इस कैटेगरी में इसको रखूंगा। यहां पर फिर भी हम देखते हैं कि यूजीसी नेट ने हमें कौन सा आंसर प्रोवाइड किया था। यहां पर यूजीसी नेट के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। यहां पर ए यानी कि एमएसए राव को एसएनडीबी मूवमेंट के साथ रिलेट किया गया है। फिर बी टीके ओमेन को सर्वोदया एंड ग्रामदान मूवमेंट के साथ रिलेट किया गया था। दीपंकर गुप्ता को शिवसेना मूवमेंट के साथ और पीएन मुखर्जी को नक्सलवादी मूवमेंट के साथ रिलेट किया गया था। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए था। अब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब अगर हम इस चीज को इस सॉल्यूशन के बियॉन्ड जाकर थोड़ा सोचते हैं, जो टीके ओमन है, टीके ओमेन ने एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में बात की थी। टीके ओमेन बात करते हैं एसएनडीपी मूवमेंट, जो बेसिकली एक केरला बेस्ड मूवमेंट था, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। एमएसए राव सर्वोदया एंड ग्रामदान मूवमेंट के ऊपर उन्होंने काम की थी। और यहाँ पर जो नक्सलवादी मूवमेंट है, नक्सलवादी मूवमेंट के बारे में दीपंकर गुप्ता ने भी स्टडी की थी और थोड़ा बहुत पीएन मुखर्जी ने भी स्टडी की थी। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन की भी बात है। तो हम नॉर्मली जो हमें फाइनल आंसर की दी गई है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करके ही चलिएगा। अगर आपको कोई एक्यूरेट सोर्स मिलता है तो आप ये सारे ऑप्शंस को किसी जगह से आंसर ढूंढकर उसका लिस्ट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और जो भी आंसर्स प्रोवाइड की गई है वो भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। खास करके जो नक्सलवादी मूवमेंट है और शिवसेना मूवमेंट है, ये दोनों चीजों के बारे में दीपंकर गुप्ता और पीएन मुखर्जी थोड़ा बहुत बातें करते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एक सवाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इज कॉल्ड एज। साइंस एंड सिंबल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंस एंड सिंबल की स्टडी को हम सिमियोटिक्स कहते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ द थ्योरी इन रिसर्च। नीचे में से कौन सा हमारा थ्योरी का रोल होता है? अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शंस करेक्ट बताया जा रहा है और एक यहां पर गलत आंसर होगा, तो हमें यहां पर गलत निकाल लेना होगा, तो हमारा ऑप्शंस बन जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स ओरिएंटेशन टू रिसर्च। थ्योरी हमें एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, ये सही है। फिर है थ्योरी डज नॉट समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पर बताया गया है कि थ्योरी हमें समराइज नहीं करता है कि क्या क्या चीजें स्टडी की गई है या फिर ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी के जरिए हमें पता होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में चीजें हमें पता होती है। थ्योरी तभी डेवलप होता है जब हम सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे
तो ऑप्शन 2 में बी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। और बाकी के जो ऑप्शंस दी गई है वो सारे थ्योरी के रिलेटेड हमारा करेक्ट है, वो सारे थ्योरी के रोल होते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्रू द स्टैंड पॉइंट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग पर्सपेक्टिव हमने पढ़ी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या पर्पस है, ये हमें यहां पर देखना होगा। तो यहां पर जो फंक्शनल है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है वो फैसिलिटेटिंग फीलिंग ऑफ सोशल पोजीशन, हाँ इसके बारे में वो लोग बात करते हैं। यानी कि जो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इसके जरिए हमारा सोशल पोजीशन को हम फुलफिल करते हैं। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों को रखा जाता है, अलग अलग पोजीशन में रखा जाता है और सोसाइटी एक फंक्शन में रहती है। तो ये इसके बारे में उन्होंने बात की है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमें फैसिलिटेट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, हाँ ये भी सही है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में बात करते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन, जो भी वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, इसके बारे में बात की जाती है। तो इसके हिसाब से हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चलता है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का यही पर्पस है, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है। फिर है इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ये कहते हैं इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइफस्टाइल। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पर्पस है लोगों के लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करना, हाँ ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में तो बात की है, लेकिन ये हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पर्पस नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पर्पस है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में कि वहां पर अलग अलग ग्रुप्स होती है, अलग अलग तरीके से हमारा सोसाइटी इवॉल्व होता है और इवोल्यूशन के जरिए ही हमारा सोसाइटी चलता है। तो वहां पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, वहां पर इवोल्यूशन के बारे में ज्यादा बात की जाती है। और यहां पर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई है, ये हमारा करेक्ट पर्पस नहीं है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में। और लास्ट का जो है ये कोई पर्सपेक्टिव हमारा होता ही नहीं है। अब यहां पर हम अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 ABC ओनली हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर भी दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक साइड में कुछ कॉन्सेप्ट दी गई है और दूसरे साइड में कुछ थिंकर्स का नाम बताया गया है। अब एक के साथ दूसरे को जोड़ना है। ये भी इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन यहां पर हमें जो भी कॉन्सेप्ट पहली बार मिलते हैं उनको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम एकदम सिंपल आसान चीज की बात करेंगे तो कौन से थिंकर ने कौन सी चीज के बारे में बात की है, यहां पर हम पहले करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। यहां पर ए यानी कि द वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बात की थी जॉर्ज होमान्स ने। फिर आता है सिंपैथिक इंट्रोस्पेक्शन। सिंपैथिक इंट्रोस्पेक्शन के बारे में चार्ल्स कूली ने यानी कि CH कूली ने बात की थी। होमोसोसियोलॉजिकस ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करते हैं जेम्स कोलमैन। ये जो टर्म है ये हमने शायद पहली बार नहीं पढ़ा है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। जेम्स कोलमैन ने ये होमो सोशियोलॉजिकस के बारे में बात की थी। फिर प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं पेरी बोर्दुई, इसको हमने बहुत बार पढ़ा है। तो इस तरीके से आपको अगर 1-2 भी सही मालूम होता है तब भी आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को पेरी बोर्दुई ने बताया था, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और सिंपैथिक इंट्रोस्पेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है, चार्ल्स कूली ने इसको दिया था। तो ये दोनों भी अगर आपको मालूम है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोल हैंडीकैप इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में रोल हैंडीकैप के बारे में कौन बात करते हैं? रोल हैंडीकैप के बारे में बात करते हैं HD किर्क। किर्क ने पहली बार रोल हैंडीकैप के बारे में बात की थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 HD किर्क। अब यहां पर इसके रिगार्डिंग
रोल के रिगार्डिंग मैंने एक चार्ट पहले आपको प्रोवाइड किया था कॉन्सेप्ट और प्रोपाउंडर का, वो अगर आपने अच्छी तरीके से याद रखी है तो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर रोल हैंडीकैप के बारे में किर्क ने बताया था। इसके अलावा बाकी के जो भी थिंकर्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने रोल का जो क्लास है, रोल एंड स्टेटस का जो क्लास है, वहां पर सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करके रखा है। Next question number 29. The numerical value that is assigned to a response at the time of analyzing the data is called. अब यहां पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है। यहां पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पूछा गया है, जो हम असाइन करते हैं जब भी हमारा डाटा को एनालाइज करने का वक्त आता है, तो हम कुछ यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। यहां पर हमने ज्यादातर स्टूडेंट्स ने दो टर्म में गलती की है, कोड एंड कोडिंग। कोडिंग हमें प्रोसेस के बारे में बताता है, जहां पर जिस प्रोसेस के दौरान हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को असाइन करते हैं, लेकिन जब जो वैल्यू को हम असाइन करते हैं उसको कहा जाता है कोड। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 कोड। कोड हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और जो कोडिंग है वो बेसिकली हम प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 कोड। Next question number 30. Who argued that domestic division of labor exists prior to the advent of industrial capitalism, but capitalism reinforced the public-private division of labor, which was also exacerbated during the phase. यहाँ पर बेसिकली डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में कौन बात करता है कि हमारे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से पहले भी हमें इस तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता था और बाद में कैपिटलिज्म इसको रीइंफोर्स करता है, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। अब इस चीज के बारे में बात करते हैं फ्रेडरिक इंगल। डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं और कैपिटलिज्म से भी पहले हमारा जो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन है, कैपिटलिज्म के बाद जो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर है, इसको रीइंफोर्स किया जाता है। इसके बारे में फ्रेडरिक इंगल बात करते हैं। फ्रेडरिक इंगल ने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। इस बुक में उन्होंने ये चीज को बताया था कि डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इसका कैपिटलिज्म में क्या रोल है, ये उन्होंने यहां पर दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। यहां पर भी दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, एक साइड में थिंकर्स का नाम है और दूसरे साइड में उनके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो दी गई है, आपको इनको मैच करना है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो हम थोड़ा इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। रोनाल्ड बार्थ ने माइथोलॉजिस यानी कि मिथ के बारे में बात की है। फिर पेरी बोर्दुई ने कल्चरल डॉक्सा के बारे में बात की है। एंटोनियो ग्रामशी बात करते हैं हेजेमोनी के बारे में और रोनाल्ड विलियम्स बात करते हैं द लॉन्ग रिवॉल्यूशन के बारे में। अब रोनाल्ड विलियम्स का जो नाम है इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, उन्होंने लॉन्ग रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। Who classified social structure as a actual structure and general structure? सोशल स्ट्रक्चर को दो ग्रुप्स में किसने क्लासिफाई किया था? इस क्लासिफिकेशन को दिया था रेटक्लिफ ब्राउन ने। यहां पर बेसिकली हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल टाइप या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये चीजों के बारे में बात करते हैं। यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर जो है वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो इस दो चीजों के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में A.R. रेटक्लिफ ब्राउन ने बात की थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 A.R. रेटक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेवी-स्ट्रॉस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज? अब नीचे में से बहुत लंबा लंबा चीजें दी गई है, यहां पर नीचे में से कौन सा लेवी-स्ट्रॉस का थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग ट्रू है? तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो 4 ऑप्शन सही होंगे, हमें गलत ऑप्शन को सिर्फ निकालना है। यहां से सिर्फ गलत ऑप्शन को निकालना है, एक ऑप्शन को निकालना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऑप्शंस को तो जो सी नंबर ऑप्शंस है, सी जो ऑप्शंस दी गई है ये हमारा गलत होता है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है,
लेवी स्ट्रॉस ने जो बताया है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हमारा पहले इकोनॉमिक इन नेचर था, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है। पहले जब हमारा एक्सचेंज होता था तो वहां पर हम इकोनॉमिकली एक्सचेंज नहीं करते थे, वहां पर लोग रेसिप्रोसिटी के ऊपर बेस करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। तो इकोनॉमिक एक्सचेंज हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं था और लेवी स्ट्रॉस ने भी इसके बारे में बात नहीं की थी। तो हमारा सी ऑप्शन निकल जाएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी ई ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर भी 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं स्टार मार्क दे देता हूं, इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। ये एनवायरनमेंट के टॉपिक से एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछी गई है। यहां पर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है और दूसरे साइड में कुछ थिंकर्स के बारे में बात की गई। इनको हमें एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। अब यहां पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब इसको, इस क्वेश्चन को मैच करने की हम कोशिश करते हैं। ए नंबर ऑप्शन को मैच किया जाता है ऑप्शन 4 के साथ, यानी कि कॉम्पिटिंग फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी डब्ल्यू कैटन एंड डुनलैप ने। फिर पोएट मॉडल के बारे में बात करते हैं ओडी डुनसेन। इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं मॉल एंड स्पेंगारन। और सोशल एनवायरमेंटल डायलेक्टिकल के बारे में बात करते हैं एलन स्केलिनबर्ग। तो ये जो ऑप्शंस है ये थोड़ा याद रखिएगा, इसको जरूर नोट डाउन करके रखिए क्योंकि ये नए तरीके का क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा। अलग अलग जो मूवमेंट्स के बारे में या फिर एनवायरमेंटल फंक्शन के बारे में बात की गई है, ये भी थोड़ा देखने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द बुक कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन इज ऑथर्ड बाय। इस बुक को किसने लिखा है? कल्चरल चेंज इन इंडिया जो बुक है इसको किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है युगेंद्र सिंह ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 युगेंद्र सिंह। अगर आप पहली बार ये बुक का नाम देख रहे हो तो इसको जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। लेकिन मैंने युगेंद्र सिंह का जो क्लास कराया है उस क्लास में मैंने ये बुक के नाम भी दिया है, वहां पर डिटेल मैंने सारी चीजों को कवर की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द एलिमेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोशल थ्योरी। यहां पर सोशल थ्योरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इस एलिमेंट को कौन सा पहले आता है और कौन से बाद में आता है इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। जब भी हम कोई थ्योरी को बनाते हैं तो हमें चीजों को सिस्टमेटिकली अरेंज करके आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्सेप्ट्स। पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। फिर आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो सारे चीजें हैं जो हमें थ्योरी के लिए जरूरी होते हैं। फिर आता है स्टेटमेंट और आखिर में आते हैं फॉर्मेट्स। तो यहां पर अगर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। सी डी ए बी ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अरेंज द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनवायरमेंट मूवमेंट जो दी गई है इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होता है। तो यहां पर पहला है हमारा ऑप्शन बी, चिपको मूवमेंट पहले आया था। चिपको मूवमेंट के बाद हमारा आता है साइलेंट वैली मूवमेंट। नेक्स्ट आता है एपीको मूवमेंट। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन और आखिर में आता है चिल्का बचाओ आंदोलन। अब ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये अगर आपने मेरे मूवमेंट की क्लास देखी है तो आप लोगों ने आराम से इसको आंसर किया होगा। मैंने मूवमेंट के क्लास में अलग अलग तरीके का सेपरेट मूवमेंट्स को कवर कराया है, जहां पर मैंने एनवायरमेंटल मूवमेंट, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स को मैंने सीरियल वाइज कवर किया है। और वहां पर हर मूवमेंट का मैंने मूवमेंट क्या हुआ है, मूवमेंट का
नंबर, लीडर, प्लेस, ऑब्जेक्टिव, ये सारे चीजों के हिसाब से मैंने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके दिया है, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर करने जाओ, हमें एग्जाम में बहुत सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप आसानी से आंसर कर पाओ। तो मैंने जो भी क्लास कराई है वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग किसी भी चीज को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। खास करके फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी कह के एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने सारे चीजों को कवर करके रखा है और वो आपके सोशियोलॉजी के एग्जाम के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए एकदम बेस क्रिएट करके देता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शंस दी गई है, चिपको मूवमेंट होता है 1973 में, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने लीड किया था। फिर है हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट, ये 1978 में हुआ था। फिर आता है हमारा एपिको मूवमेंट जो 1983 में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में और चिल्का बचाओ आंदोलन हुआ था 1992 में। तो ये जो चीजें हैं ये क्रोनोलॉजिकली ही मैंने पढ़ा के रखा है, आप लोग क्लास डिटेल क्लास थोड़ा देखिएगा, वहां पर आपको बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो ये जो मूवमेंट्स का क्लास है, सेपरेट मूवमेंट का क्लास आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और आपके नोटबुक में इसको लिख कर रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। Which Indian sociologist critiqued the Eurocentric form of sociology and argued for endogenous sociology and based his argument on universal humanism? अब यहाँ पर यूरोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी को किसने क्रिटिसाइज किया था? पहला तो चीज है किसने यूरोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया था और इंडिया का जो इंडिजिनस सोशियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने की बात की थी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है आर के मुखर्जी का कॉन्सेप्ट। आर के मुखर्जी ने यूरोसेंट्रिक फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया था और इंडिजिनस सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, यानी कि हर ह्यूमन का इक्वल हक होता है, हर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हमें अच्छी तरीके से देखना होता है। ये आर के मुखर्जी ने बात की थी। आर के मुखर्जी यहां पर हम यानी कि राधा कमल मुखर्जी की बात की जाती है। उन्होंने वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक जो व्यू पॉइंट है इसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के बारे में बात की थी। उन्होंने बहुत सारे चीजों के बारे में भी और है जो चीजें हैं उसके बारे में भी उन्होंने बातें की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी हमें दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, एक साइड में है स्कॉलर्स और दूसरे साइड में है कॉन्सेप्ट या फिर कंट्रीब्यूशन। यहां पर स्कॉलर्स के साथ उनका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है या फिर कंट्रीब्यूशन है उसको हमें रिलेट करना है। तो यहां पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑप्शन 2 के साथ, यानी कि जॉर्ज पीटर मार्डक, जीपी मार्डक ने द यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में बात की थी। टेलकट पार्सन ने बात की थी द बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में। एडमंड लीच ने ए रनवे वर्ल्ड के बारे में बात की थी और आर.डी. लेइंग ने द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि ए रनवे वर्ल्ड के बारे में एंथोनी गिडेंस ने भी बात की थी और एडमंड लीच ने भी बात की थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। Where people are in a long-term partner relationship and they and other people regard them as a couple but they live separately for most of the time refers to। अगर लॉन्ग टर्म पार्टनर जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, वो ज्यादातर टाइम सेपरेटली रह रहे हैं, लेकिन लोग उनको अगर कपल कह रहे हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को उस सिस्टम को हम क्या कह के रेफर करते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप, यानी कि वो लोग रिलेशनशिप में तो है लेकिन वो लोग रहते सेपरेट है। लिविंग अपार्ट टुगेदर रिलेशनशिप करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। द कॉन्सेप्ट अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विथ। अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन के बारे में कौन से थिंकर बात करते हैं? अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन के बारे में जोर्गन हैबरमास बात करते हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन है जुर्गन हैबरमास। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं जुर्गन हैबरमास का नाम आता है। उन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी, अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, ये सारे चीजों के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर उनका फोकस था। अब ये अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन क्या होता है? अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन एक आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाती है, यानी कि यहां पर जो भी पार्टिसिपेंट है वो फ्री होकर बातचीत कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, पावर इम्बैलेंस की बात नहीं होगी या फिर मैनिपुलेशन नहीं होगी। ये सारे चीजों से फ्री होकर जब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, उसको कहा जाता है अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, जिसको हैबरमास ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। Ivan Illich argued the modern medical practices has caused more harm due to iatrogenesis. He conceptualized 3 types of iatrogenesis as follows. अब iatrogenesis के बारे में इवान इलिच ने बात की थी। उन्होंने कौन से 3 टाइप्स ऑफ iatrogenesis के बारे में बात की थी, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। उन्होंने क्लिनिकल iatrogenesis, कल्चरल iatrogenesis एंड सोशल iatrogenesis के बारे में बात की थी, यानी कि हमारा ABD करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी जो 2 iatrogenesis है उनके बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि ये iatrogenesis आखिर में होता क्या है। इवन इलिच ने मेडिकल नेमेसिस कहकर एक बुक लिखी थी, जहां पर हेल्थ को उन्होंने स्टडी किया था कि मेडिकल जो प्रैक्टिसेस हो रही है या फिर जो हीलर्स हो रहे हैं वहां पर हमें किस तरीके का हानि पहुंच रही है, मेडिकल सिस्टम के जरिए हमें क्या हानि पहुंच रही है, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। और उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा था iatrogenesis, यानी कि जहां पर मेडिकल इंटरवेंशन के जरिए हमें हार्म पहुंचाई जा रही है। उन्होंने 3 तरीके का iatrogenesis की बात की थी। पहला है क्लिनिकल iatrogenesis, जहां पर हमें डायरेक्टली फिजिकल हार्म पहुंचती है, जैसे हम दवाई लेते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, या फिर हॉस्पिटल के वजह से हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉपर यहां पर फिजिकल हार्म हमें पहुंचाई जाती है, इसको क्लिनिकल iatrogenesis कहा जाता है। नेक्स्ट है सोशल iatrogenesis। यहां पर हमारा जो नॉर्मल लाइफ है उसमें मेडिकलाइजेशन को इंक्लूड करके दे दिया जाता है, यानी कि जो भी नॉर्मल सोशल प्रोसेसेस है उनको नॉर्मल ना बताकर उनको एक मेडिकल सिम्टम की तरह दिखाई जाती है, जैसे बर्थ, डेथ, एजिंग, ये सारी चीजें हमारे लाइफ के लिए नॉर्मल है, लेकिन ये सारे चीजों के लिए भी आजकल हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं। हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हम जन्म के वक्त भी हम डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम जो एजिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए दवाई लेते हैं, अलग अलग तरीके का सर्जरीज कराई जाती है, और डेथ को भी रोकने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का चीजें करते हैं। तो यहां पर सोशल iatrogenesis के बारे में भी उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है कल्चरल iatrogenesis। कल्चरल iatrogenesis यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशनल कोपिंग मैकेनिज्म है, वो हमें दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बहुत सारे कम्युनिटीज थी जहां पर उनका अलग तरीके का दवाई होती थी, अलग तरीके का कंट्रोल मैकेनिज्म होता था, लेकिन इस मेडिकलाइजेशन के वजह से धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो रही है। हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है उनका आज हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। हम सारे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और वो जो दवाई लिख के देते हैं वो ही हम कंज्यूम करते हैं। तो एक कल्चरल इरोजन भी हमें देखने को मिलता है। तो इवन इलिच ने इसको कल्चरल iatrogenesis कहा था। ये 3 तरीके का iatrogenesis के बारे में इवन इलिच ने बात की थी, और इनको थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन भी करके रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। Who amongst following are the doctoral students of GS घुरे? नीचे में से कौन से GS घुरे का डॉक्टोरल स्टूडेंट्स है, यानी कि जीएस घुरे के अंडर में कौन से स्टूडेंट्स ने पीएचडी की है। अब ये आपको अगर पता नहीं है डायरेक्टली तो आप ये आंसर नहीं कर सकते हो। नीचे में से 2 ऐसे स्कॉलर्स हैं जो जीएस घुरे के स्टूडेंट्स रहे थे, जिन्होंने जीएस घुरे के अंडर में पीएचडी की थी। यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 बी एंड डी। AR देसाई और MN श्रीनिवास, ये 2 ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जीएस घुरे के अंडर में डॉक्टोरल की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44।
The theoretical paradigm of functionalism is anchored in the idea that the maintenance of social cohesion, order and stability rests on one of the following. नीचे में से कौन सा फंक्शनलिज्म का पैराडाइम के बारे में बात करता है कि एक ऐसा आइडिया जो हमारी सोसाइटी में सोशल कोहेशन, ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है? तो यहाँ पर नीचे में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, मोरल कॉन्सेंसस। मोरल कॉन्सेंसस हमारा एक फंक्शनलिज्म का एक थ्योरी है जहां पर हम मोरली लोगों के साथ एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। हमारा सोसाइटी में कोहेशन, ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है मोरल कॉन्सेंसस के जरिए, यानी कि लोगों के बीच में एक मोरालिटी का कनेक्शन यहां पर हमें देखने को मिलता है जो हमारी सोसाइटी को फंक्शनिंग में रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. Max Weber used the term class to refer to a group of people who have similar level of नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई है। अब मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्लास क्या होता है? मैक्स वेबर ने क्लास को डिफाइन करते हुए कहा था कि सिमिलर लाइफ चांसेस जिनके होते हैं सोसाइटी में उनको हम एक क्लास में रखते हैं। अब नीचे में से कौन से एक क्लास का फीचर्स है, मैंने सेम क्लास में कौन सी चीजों को हमें देखने को मिलता है? तो क्लास हम किनको कहते हैं? कौन से ऑप्शंस अगर सेम होंगे तो हम उनको क्लास कहेंगे। यहां पर अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन हमारा सेम अगर होगा तो हम एक क्लास से बिलोंग करेंगे, ऐसा नहीं है। सेम तरीके का एजुकेशन लेकर कोई ऑफिसर बन चुका है और कोई ऐसे ही डेली लेबर का काम कर रहा है, तो एजुकेशन हमारा क्लास के बारे में नहीं बताता है। फिर इनकम, अगर हम सेम इनकम के लोग होंगे तो हम अगर हम सेम इनकम के ग्रुप में आते हैं तो हमारा क्लास लगभग एक हो सकता है। फिर हमारा स्टेटस भी सेम होगा तो भी हम एक क्लास में आ सकते हैं, और अगर हमारा वेल्थ भी सेम होगा तब भी हम एक क्लास में आ सकते हैं। जो तीन ऑप्शन है, इनकम, स्टेटस एंड वेल्थ, ये हमें एक क्लास को दर्शाता है। टेक्निकल स्किल अगर हमारे पास होगा, एजुकेशन अगर होगा तो हम सेम क्लास में आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका स्किल एक जैसा, आपने टेक्निकल स्किल्स लिया है लेकिन फिर भी आपके पास उस तरीके का पैसा नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। तो एजुकेशन और टेक्निकल स्किल आपका डिसाइड नहीं करता है कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करोगे। आपका इनकम, स्टेटस और वेल्थ डिसाइड करता है कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो। तो इसके बारे में मैक्स वेबर ने बताया था कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो मार्केट प्लेस है उसमें अगर हमारा सेम लिविंग सिचुएशन होगा तब उसको हम क्लास कहते हैं। तो यहां पर हम अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, BCE ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. रेडक्लिफ ब्राउन हैड कैरिड आउट हिज फील्ड वर्क इन द फॉलोइंग जियोग्राफिकल प्लेसेस. रेडक्लिफ ब्राउन ने कौन सी जगह पर अपना फील्ड वर्क किया था? यहां पर दो ऐसी जगह है जहां पर रेडक्लिफ ब्राउन ने फील्ड वर्क किया था। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर है ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने ये दो जगह पर फील्ड वर्क किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, A and C ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. Suppose a clerk tries to appear busier than he or she actually is when a supervisor happens to be watching. Irving Goffman would study the behavior from what approach? अब यहाँ पर एक क्लार्क है जो अपने खुद को बिजी दिखा रहा है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सुपरवाइजर उसको देख रहा है, इस वजह से वो एक्ट कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है एकदम बिजी होने का। तो इसको इरविंग गॉफमैन ने क्या कहा था? इरविंग गॉफमैन ने कौन से अप्रोच के जरिए इसको स्टडी किया था? हम सभी जानते हैं कि इरविंग गॉफमैन एक इंटरेक्शनिस्ट है जिन्होंने ड्रामाटार्जी को स्टडी किया था। तो वो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव यूज करके स्टडी करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, इंटरेक्शनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48. अकॉर्डिंग टू हैबरमास, लेजिटिमेशन क्राइसिस मीन्स. हैबरमास के अकॉर्डिंग लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब क्या है? लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब होता है स्टेट सीक्स टू ट्रांसलेट पॉलिटिकल इश्यूज इनटू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। जब स्टेट पॉलिटिकल इश्यूज को टेक्निकल प्रॉब्लम्स में क्रिएट करती है तभी इसको कहा जाता है लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ग्राउंडेड थ्योरी इन सोशल रिसर्च वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग। ग्राउंडेड थ्योरी को पहली बार सोशल रिसर्च में किसने इंट्रोड्यूस किया था? यह भी बहुत बार पूछा गया एक सवाल है, प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3, बार्नी, ग्लेसर एंड स्ट्रॉस। इन्होंने ही ग्राउंडेड थ्योरी को पहली बार सोशल साइंसेस में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हु इंट्रोड्यूस्ड द नोशन सिस्टम लेवल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट एंड मल्टीपल सिस्टम इन फंक्शनल एनालिसिस। कौन से वो थिंकर है जिन्होंने सिस्टम लेवल की बात की है और यहाँ पर डिफरेंट एंड मल्टीपल सिस्टम के ऊपर जिन्होंने जोर दिया है? अब सिस्टम लेवल की बात करते हैं मेलिनोस्की, ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की अलग अलग तरीके का सिस्टम लेवल की बात करते हैं और उन्होंने डिफरेंट एंड मल्टीपल सिस्टम के ऊपर भी जोर दिया था। तो यहां पर थोड़ा आप लोग डिटेल देख सकते हो कि सिस्टम लेवल के बारे में उन्होंने बात की थी, अलग अलग तरीके का सिस्टम लेवल्स क्या होते हैं इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम लेवल, बायोलॉजिकल, सोशल, स्ट्रक्चरल एंड सिंबॉलिक, ये 3 लेवल के बारे में उन्होंने बात की थी। और इसके अलावा भी ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स डिफरेंट एंड मल्टीपल सिस्टम के जरिए काम करते हैं, ये भी उन्होंने दिखाया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की का था। तो यहां पर हमने आज के इस सेशन में 50 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे एक एग्जाम में। जो हमने जून 2025 का क्वेश्चन है इसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मेरे क्लासेस आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के रिलेटेड आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो आपको आपके एग्जाम में प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और इसके साथ साथ फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी कहकर एक प्लेलिस्ट है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी जरूर पढ़िएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी के साथ साथ बाकी के जो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हो। यहां से आप आपके एग्जाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। सारे क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री है, यहां पर कोई भी पेड क्लासेस नहीं है, सारे क्लासेस एकदम फ्री है। आप लोग यहां से आपका प्रिपरेशन कर सकते हो और एमसीक्यूज वगैरह भी मैंने करा के रखी है। आप लोग सोशियोलॉजी एमसीक्यू कहकर एक प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पर बहुत सारे ऑलरेडी एमसीक्यूज कवर करा के रखी है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूं। अगर मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी क्लासेस की जरूरत है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, वहां पर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।